आज इस सीएसआर कॉन्क्लेव में आप सबके बीच यहां पर मैं उपस्थित हूं। किस उद्देश्य से उपस्थित हूं यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मुझे बताया गया कि हमारे पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए आप सभी ने बड़ी उदारतापूर्वक कंट्रीब्यूट किया है और आप लोगों के सहयोग के लिए मैं अपनी तरफ से और अपने मंत्रालय की तरफ से विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और आप जितने ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर उपस्थित हैं उनमें से कई के रिप्रेजेंटेटिव से तो हमारी मुलाकात अक्सर होती भी रहती है। और आज हमारा देश जिस गति से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों का ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और नेशन बिल्डिंग में आप लोगों की भागीदारी बढ़े, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राष्ट्र और तरक्की करे और डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। इन सब मुद्दों पर तो हम और आप मिलते रहते हैं, चर्चा भी करते रहते हैं, पर आज की जो यह गैदरिंग है वह कुछ मायनों में खास है। आज का यह कॉन्क्लेव उन लोगों के लिए कुछ करने के उद्देश्य से है जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, देश के लिए जो बहुत कुछ करते हैं। आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश हर तरफ से पूरी तरह से सिक्योर है। और आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने हमारे जीवन के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके शौर्य और पराक्रम के पिलर्स पर हमारे देश की सॉवरेंटी यानी हमारे देश की संप्रभुता बड़ी शान से बरकरार है। आप में से कई लोग नागालैंड के कोहिमा वार मेमोरियल वहां गए होंगे, मैं तो वहां जा चुका हूं। ये बातें आपको वहां लिखे एक सैनिक के मैसेज में बड़ी खूबसूरती से रिफ्लेक्ट होती हैं, आपने देखा भी होगा उसको। मैसेज में एक सैनिक कहता है कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। इसलिए हमारे आज के लिए जिन्होंने अपना आज सैक्रिफाइस किया है उनके परिजनों और आश्रितों के सहयोग के लिए आगे आना हमारा यह एक नैतिक दायित्व बनता है। साथियों, आजादी के बाद से ही हमारी सेना के वीर जवानों ने किन किन हालातों का सामना करते हुए इस भारत देश को सुरक्षित रखा है उसका पूरा वर्णन तो करना यह कठिन है। चाहे भारत की अखंडता हो अथवा भारत की संप्रभुता की रक्षा का प्रश्न हो, इसमें जितने भी युद्ध हम लड़े या उसमें जीत हासिल करनी हो या फिर सीमा पार से ही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी चैलेंजेस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आप सभी अवगत हैं कि इस दौरान हमारे बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और कई सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। इनमें से अनेक सैनिक तो ऐसे होते हैं जो अपने परिवार में एकमात्र कर्ता धर्ता होते हैं, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। ऐसे में हेड ऑफ द फैमिली की मृत्यु या उसके शारीरिक रूप से अक्षम होने पर उनके परिजनों पर क्या गुजरती होगी उसका अनुमान लगाना भी यह बहुत ही कठिन है। इसलिए हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों की पूरी मदद करें। साथियों, आज हम सभी जो कुछ भी अचीव कर चुके हैं या भविष्य में अचीव करने की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट पर तो हमारा पूरा ध्यान रहता है, पर उस फैक्टर पर हमारा उतना ध्यान नहीं रहता जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती है, और वह फैक्टर है हमारी नेशनल सिक्योरिटी। आप सभी ध्यान दीजिए, आप जब भी किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं, बोर्ड मीटिंग्स में नई जगह पर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप चर्चा करते हैं, आप में से कितने लोग अपने एजेंडा आइटम्स में नेशनल सिक्योरिटी रखते हैं? आप में से कितने लोग अपने प्रेजेंटेशन में यह बात रखते हैं कि हम नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पर हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी एक निर्धारित बजट रखना है? आपके एजेंडा आइटम्स में कैपिटल पर बातचीत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बातचीत होती है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आदान प्रदान पर बात होती है, पर इस विषय पर कितनी बातचीत होती है कि कहीं कोई देश हमारे ऊपर टेढ़ी नजर तो नहीं रख पाता, कोई दुश्मन हमारे साथ कुछ गलत करने की फिराक में तो नहीं है।
जब हम किसी पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट का रिस्क एनालिसिस करते हैं तो क्या हम किसी विदेशी आक्रमण की आशंका को भी हम ध्यान में रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो सकता है? इसकी चिंता हम नहीं करते, जबकि यह सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। इस ओर से हम निश्चिंत हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी सेनाएं सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हैं। वैसे यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस ओर से हम निश्चिंत रहते हैं उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वह चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कोई चीज क्यों न हो। ठीक वैसे ही जैसे कि बच्चे निश्चिंत रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर माता पिता का हाथ होता है। हम कभी यह ध्यान नहीं देते हैं कि हमें श्वास लेना है। हम कभी सुबह इसकी लिस्ट नहीं बनाते हैं कि दिन में हमें कितनी बार श्वास लेना है, जबकि यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम इस ओर से इसलिए निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि प्रकृति ऑक्सीजन देने का कार्य भली भांति कर रही है और हमारे ऑर्गन्स ऑक्सीजन लेने का कार्य भी यह भली भांति कर रहे हैं। ठीक इसी तरह हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी हम पूरी तरह से निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है और हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि बॉर्डर्स पर हमारी सेनाएं भली भांति अपना कार्य कर रही हैं। साथियों, केवल हम और आप ही नहीं, बल्कि देश का हर एक नागरिक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बेफिक्र रहता है। विद्यार्थी बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, क्योंकि हमारी सीमाओं पर सेना के जवान हैं। किसान बेफिक्र होकर खेती कर रहा है, क्योंकि हमारे सीमाओं पर सेना के जवान हैं। ट्रक ड्राइवर सामान से लदी ट्रक लेकर गाना गाते बजाते देश के कोने से एक कोने से दूसरे कोने तक चला जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारी सेनाओं पर हमारी सीमाओं पर हमारे सेना के जवान हैं। ऐसे में जिन लोगों की वजह से हम इतने बेफिक्री की जिंदगी जी रहे हैं, क्या हमारा धर्म नहीं बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका कुछ सहयोग करें? मैं समझता हूं कि यह हमारा परम धर्म है कि इसके लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। और साथियों, सैन्य सेवा का एक और पहलू है जिससे आमतौर पर लोग परिचित नहीं होते हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूथफुल होती हैं, उनका यह प्रोफाइल मेंटेन रहे, इसलिए बड़ी संख्या में सैन्य कर्मी 35 से 40 वर्ष की उम्र में रिटायर होते रहते हैं। इसका अनुमान आप इस तरह से लगा सकते हैं कि एक तरफ 15 लाख सैन्य कर्मी सर्विस में हैं, तो दूसरी तरफ लगभग 32 लाख हमारे सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी हैं और हर वर्ष लगभग 60,000 पर्सनल की संख्या इसमें लगातार जुड़ती चली जाती है। इसलिए इन भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल करना यह कोई सामान्य दायित्व मैं नहीं मानता हूं, बल्कि इसे मैं राष्ट्रीय दायित्व मानता हूं और यह समाज के सभी लोगों की सामूहिक भावना से ही यह संभव है। साथियों, हमारे देश में समाज के कल्याण को हमेशा व्यक्तिगत कल्याण से यह ऊपर रखा गया है। यहां देश और समाज के प्रति हर क्षेत्र में समर्थ लोगों के सहयोग की बड़ी पुरानी परंपरा मिलती है। प्राचीन काल में दधीच या कर्ण जैसी महान विभूतियां हों या मध्यकाल में भामाशाह या रहीम, सभी समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने योगदान के लिए ये जाने जाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि भामा जैसे दानवीर का मन कैसा था, समाज के प्रति उनकी भावना कैसी थी, जिसने उन्हें पल भर में अपने जीवन भर की कमाई को अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। और महाराणा प्रताप जब अपने संघर्ष के दिनों में परिवार सहित पहाड़ियों में भटक रहे थे, तो भामाशाह ने मेवाड़ के आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानते हुए उसकी रक्षा के लिए अपनी संपूर्ण धन संपदा अर्पित कर दी थी। कितना बड़ा मन था उनका। उनके बारे में कहीं पर मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी कि वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका क्या काल भला। मैं समझता हूं कि हमें भी ऐसी महान विभूतियों के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है और राष्ट्र के लिए जितना संभव हो सके उतना योगदान करने की जरूरत है। साथियों, इसी तरह के आदर्शों, मूल्यों और हमारे वीरों के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से एक पहल मैंने होम मिनिस्टर के रूप में की थी।
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अधिकारियों और जवानों के कल्याण और उनके उत्साहवर्धन के लिए हमने भारत के वीर नामक एक पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसमें कारपोरेट, सिनेमा और खेल जगत के लोगों के साथ साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कहना मैं यह चाहता हूं कि अपने देश और अपने देश की सुरक्षा में तैनात वीर सपूतों के लिए कुछ न कुछ करने की परंपरा हमारे देश में यह लंबे समय से रही है। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमें बड़े और खुले मन से आगे आना चाहिए। और हां, जब हम अपने समाज को कुछ दे रहे होते हैं तो हमारे अंदर कहीं अहम का भाव न आ जाए, इसकी तरफ भी हम सबको सजग रहना चाहिए, क्योंकि हम समाज को वही वापस कर रहे हैं जो हमने उस समाज से लिया है। साथियों, आप सभी कारपोरेट जगत से जुड़े लोग हैं। आपको अपनी प्रोग्रेस के लिए जिन जिन भी चीजों की जरूरत हुई है वह आपको इस समाज से ही प्राप्त हुई है, और इस समाज ने आपको एक काबिल वर्कफोर्स दिया है जिसके बल पर आप इतनी ऊंचाई तक आए हैं। और इस समाज ने आपको एक न्याय व्यवस्था दी है। इस समाज ने आपको कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, लिमिटेड लायबिलिटी जैसे लीगल आर्किटेक्चर दिए हैं, जो आपके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में यह सहायक होते हैं। आप दुनिया का इतिहास या वर्तमान उठाकर देख लीजिए, जिस कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी मजबूत नहीं रही है वहां उद्योग धंधे कभी नहीं फले फूले। हो सकता है कि कोई देश समुद्र से न जुड़ा हो, उसके पास ट्रेड के लिए सी रूट्स न हो, तो उसका विकल्प तो खोजा जा सकता है। किस देश में मिनरल्स या अन्य जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज न हो तो उसका भी विकल्प खोजा जा सकता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सिस्टम, मैन पावर, कैपिटल सभी की व्यवस्था कहीं न कहीं से की जा सकती है, पर नेशनल सिक्योरिटी का कहीं कोई विकल्प नहीं खोजा जा सकता है। इसके लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सैनिकों का कल्याण केवल सरकार की जिम्मेदारी न होकर यह हम सब की यानी पूरे समाज की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए। हालांकि आप सभी एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी के रूप में यहां पर मौजूद हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, आप सभी अपने एम्प्लॉइज को वेतन देते हैं, आप सभी जिम्मेदारी से सरकार को टैक्सेस देते हैं, पर इनके साथ ही समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी आप सभी यथासंभव योगदान दें, इसका मैं आप सबसे विशेष आग्रह करता हूं। आप देते हैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। पिछले कुछ सालों से, यानी जब से आप जैसे बड़े कारपोरेट डोनर्स का साथ हमें मिला है, आर्म्ड फोर्सेस फंड में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है, और आप लोगों का यह सहयोग आपको उन राष्ट्रवादी उद्योगपतियों की कतार में लाकर खड़ा कर देता है जिन्हें आज हम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सेवा, समर्पण और सहयोग के कारण याद करते हैं। वह चाहे घनश्याम दास जी बिरला हों, या वह जमल लाल जी बजाज हों, या फिर जमशेदजी टाटा हों, इन सभी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में आर्थिक रूप से अपनी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन महापुरुषों ने अगर हमारे देश की संप्रभुता को वापस लाने में अपना योगदान दिया था, तो हमारा यह नैतिक और राष्ट्रीय दायित्व बनता है कि उस संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए हम पूरे मन से हमारी आर्म्ड फोर्सेस को अपना पूरा योगदान दें। साथियों, जब मैं यहां नैतिक दायित्व की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब उन ड्यूटीज से है जो लीगली इन्फोर्सिएबल तो नहीं होती हैं, बल्कि मॉरली इन्फोर्सिएबल होती हैं। इन ड्यूटीज को मानने के लिए कोई कानून तो आपको बाध्य नहीं कर सकता है, पर आपकी अंतरात्मा उन ड्यूटीज को पूरा करने के लिए आवाज देती है। आप सभी घर परिवार वाले लोग हैं। मान लीजिए आपके घर में आपका भतीजा या भांजा जो पढ़ाई की इच्छा रखता है, पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। आप यदि सक्षम हैं तो क्या आपकी यह सिविक ड्यूटी नहीं बनती है कि आप आगे आएं और उस बच्चे की आगे की पढ़ाई जारी करने में उसकी मदद करें? अगर आप इसे अपनी सिविक ड्यूटी नहीं समझते हैं तो यह बात यहीं पर खत्म। पर अगर आप इसे अपनी ड्यूटी समझते हैं तो आप आगे आते हैं और बच्चे की हेल्प करते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि आज अधिकांश हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी डॉक्टर ने उसे घर के खाने की सलाह दी है। तो क्या आपकी यह
सिविक ड्यूटी नहीं बनती है कि आप उसके लिए अपने घर से खाना पहुंचाने की व्यवस्था करें? अगर आप इसे अपनी सिविक ड्यूटी नहीं समझते हैं तो यह बात यहीं पर खत्म। पर अगर आप इसे अपनी ड्यूटी समझते हैं तो आप पड़ोसी की मदद के लिए आगे आते हैं और उसके खाने की आप व्यवस्था भी करते हैं। ठीक इसी तरह हमारे देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिकों के साथ कोई अनहोनी होती है तो उनकी और उनके परिजनों की सहायता करना यह हमारी सिविक ड्यूटी बनती है और इसके लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। साथियों, युद्ध में दिवंगत हुए सैनिकों, अशक्त सैन्य कर्मियों, वृद्ध, वीर नारियों, अनाथ बच्चों और आश्रितों के कल्याण के लिए आप लोगों द्वारा दिए योगदान का इस्तेमाल होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इनके सहायतार्थ उठाए गए जितने उपक्रम हैं वे तो हैं ही, पर हमारी सेनाओं की सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना यह प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे यहां कहा भी गया है कि यस्मिन जीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवति, यानी जिसके जीवन से अनेक लोग जीते हैं, या कहें जो औरों के लिए जीवन जीता है वही सच्चा जीवन कहलाता है। अपने लिए तो संसार में पशु पक्षी भी जीते हैं। कहना मैं यह चाहता हूं कि हमें अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों की सेवा के लिए काम करना है और जितना बन पड़े उतना योगदान हमें करना है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि यहां पर दिए गए कंट्रीब्यूशंस पर डोनर्स को 80G के तहत आयकर में भी छूट प्राप्त होती है। आज यहां उपस्थित प्राइवेट सेक्टर की लीडरशिप से मैं एक और बात कहना चाहूंगा। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की ताकत और देश की तरक्की में उनकी भूमिका को अच्छी तरह पहचाना है और 2014 से ही देश सेवा का अवसर मिलने के साथ ही हमने प्राइवेट सेक्टर की बढ़ोतरी के हर संभव प्रयास किए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी विशेष रुचि ली है और समय समय पर उन्होंने इस मार्गदर्शन भी किया है। प्राइवेट सेक्टर के लिए हमेशा से अछूता समझा जाने वाला डिफेंस सेक्टर भी आज आपके स्वागत के लिए पूरी तरह से खड़ा है। मैं आप सबको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्व सैनिक बहुत ही सक्षम, अनुशासित और कार्यकुशल होते हैं। अपने सैन्य सेवा के दौरान वो सैन्य उपकरण की जटिल से जटिल जो टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी को आसानी से समझकर उनके इस्तेमाल में दक्षता हासिल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लगभग 60,000 सैनिक काफी कम उम्र में ही ये रिटायर हो जाते हैं। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पास इन पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। उद्योग जगत इस दिशा में विशेष योगदान दे सकते हैं। आप इन पूर्व सैनिकों को रोजगार का भी आप मौका दे सकते हैं। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पूर्व सैनिक आपको कार्य क्षेत्र में कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी कई मंचों पर यह बात कही है और मैं आज भी कहता हूं कि हमारे यंग सर्विसमैन हमारी लायबिलिटी नहीं बल्कि हमारे एक बहुमूल्य एसेट हैं। वे न केवल हमारे समाज के एक डिसिप्लिन्ड और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी होते हैं बल्कि वर्क फोर्स के रूप में भी वे उतने ही इफेक्टिव होते हैं। अपने कार्य के प्रति हमारे सैनिकों की निष्ठा और समर्पण या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, यह जग जाहिर है। इसलिए जब लगभग 60,000 सैनिक रिटायर होते हैं तो मेरी नजर में लगभग 1,20,000 कर्मठ और मेहनती हाथ और पैर समाज में वापस आते हैं। इन्हें आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल कर अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही उन पूर्व सैनिकों की एक सम्मानित जिंदगी जीने में उनकी आप मदद भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप अपना बहुमूल्य वक्त निकालकर CSR कॉन्क्लेव में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और उन सभी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पिछले वर्ष अपना कीमती योगदान इस निधि में दिया है। मैं आज यहां उपस्थित सभी गणमान्य लोगों से अपील करूंगा कि वह इस कॉन्क्लेव में सदैव सहभागी बने और औरों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करें। और इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना यही निवेदन समाप्त करता हूं।